गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। इसलिए आपको जो भी तकलीफें हैं उसी को आप साक्ष्य मानकर अपना मोटिवेशन बनाइए और सक्सेसफुल की ओर आगे बढ़िए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 3 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हर वर्ष भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। 1 फरवरी को हम लोग हर वर्ष इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय तट रक्षक, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे हम लोग आईसीजी के नाम से भी जानते हैं, ये 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिन का उद्देश्य तट रक्षक के योगदान का सम्मान करना है। भारतीय तट रक्षक दिवस उन अधिकारियों और कर्मियों को समर्पित है जो समुद्री सुरक्षा की देखभाल करते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग उन लोगों के लिए सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे समुद्री सुरक्षा की देखभाल करते हैं। और ये 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तट रक्षक बल के कुछ चयन पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति तट रक्षक पदक और तट रक्षक पदक को मंजूरी दी है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग हर वर्ष 1 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार ये 48वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक को लगातार गैर अनुपालन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि लगातार पेटीएम बैंक ने आरबीआई के बातों को ना मानते हुए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी 2024 तक किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि को क्रेडिट करने का निर्देश दिया है और रात 10 बजे के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड किसी भी समय जमा किया जा सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध का खुलासा आरबीआई द्वारा जारी एक ऑडिट रिपोर्ट में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लगातार गैर अनुपालन और बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के बाद आगे पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता के बाद कार्रवाई की जा रही है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया गया है कि अब ये पेटीएम पेमेंट बैंक वर्क नहीं करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हाल ही में विष्णु शरवणन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो राइट आंसर का सेलिंग। सेलिंग के क्षेत्र में पहली बार विष्णु शरवणन ने फर्स्ट ओलंपिक कोटा के अकॉर्डिंग इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए नामित हुए हैं। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक विष्णु शरवणन ने 31 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया में ILCA 7 पुरुष विश्व चैंपियनशिप 2024 में पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए नौकायान में भारत का पहला कोटा प्राप्त किया। इसी के साथ एडिलेड सेलिंग क्लब में एक व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए शरवणन ने समग्र लीडर बोर्ड पर 26वें स्थान के लिए 6 दिनों में 125 शुद्ध अंक बनाए। हालांकि वह पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के पात्र नाविक में 5वें स्थान पर थे। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि टोक्यो ओलंपिक में विष्णु शरवणन जी को मिला है इंडिया की तरफ से फर्स्ट कोटा इन सेलिंग के क्षेत्र में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में दुनिया का पहला, इस इंडियन कंट्री का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को डेवलप किया जाएगा। कहां पे? तो उज्जैन में स्टैब्लिश की जाएगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देश का पहला शोध आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का अनोखा संस्थान होगा जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सहमति से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईआईटी इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की
और इसी के साथ इसके तहत उज्जैन में आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस शुरू होने जा रहा है, जो भविष्य की तकनीक में उज्जैन विश्व स्तरीय अनुसंधान का केंद्र भी होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हमारे कंट्री का पहला रिसर्च बेस्ड आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पे खोला जा रहा है, तो उज्जैन में इसका स्थापना होगा, जो मध्य प्रदेश में लोकेट है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत कितना होगा? तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष बजट इसी वर्ष को पेश किया जाता है, फरवरी माह में ही बजट को पेश किया जाता है, लेकिन इस बार इंटरिम बजट को पेश किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। जो 2024 और 25 का बजट पेश करते दौरान उन्होंने बताया कि हमारे फिजिकल डेफिसिट इस 2023 और 24 में कितने प्रतिशत है, तो 5.8% का बताया है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किए। इसी के साथ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है और देश की जनता आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रही है। सबके लिए आवास और हर घर का पानी, सबके लिए बिजली, सबके लिए रसोई गैस, बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के लक्ष्य रिकॉर्ड समय में हासिल किए गए हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में जस्ट 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतरिम बजट को। तो जानते हैं कि ये इंटरिम बजट क्या होता है। तो जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस वर्ष इंटरिम बजट्स को पेश किया जाता है, और नॉर्मल किसी भी वर्ष में जिस वर्ष में लोकसभा का चुनाव नहीं होता है, तो उस समय फुल बजट को पेश किया जाता है। तो लगातार छठी बार पेश करने वाली भारत की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है निर्मला सीतारमण जी, तो लगातार छठी बार बजट को पेश की है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक को स्थापित की जाएगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में स्थापित किया जा रहा है। तो 30 जनवरी 2024 को बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित की गई। इसी के साथ मेक इन इंडिया के लिए ये मशीनें पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो आपको ये पॉइंट्स याद रख के चलना होगा कि पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक, जो कहाँ पे स्थापित होगी? बीएचयू। बीएचयू कहाँ लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर कौन विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक बन गया है? तो राइट आंसर जगह चाइना। चाइना बना है पहला जो वर्ल्ड के टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर के लिस्ट में आया है, जो जापान को पछाड़कर आगे बढ़ गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 31 जनवरी 2024 के लिए अपने वार्षिक वाहन आंकड़े जारी किए और इससे पता चलता है कि चीन 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक बन जाएगा। और इस पिछले कुछ वर्षों में चीनी ऑटो सेक्टर में तेजी आई है। इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रिक कारों में भारी निवेश हुआ। इस निर्यातक वाहनों में से 3 में से एक इलेक्ट्रिक वाहन है, जो 2023 में चीन का एनईवी को निर्यात रिकॉर्ड 1.203 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल दर साल 77.6% की वृद्धि को दर्ज करती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जापान ऑटोमोबाइल्स को पीछे छोड़ते हुए चाइना बना है सबसे आगे दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर इन 2023 में। तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर जगह उड़ीसा। उड़ीसा को हाल ही में बेस्ट टेवेल्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द स्टेट कैटेगरी के रूप में। 75वें रिपब्लिक डे परेड के दौरान उड़ीसा को मिला है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा स्टेट को मिला है। तो जानते हैं कि क्या रिप्रेजेंट किया गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 30 जनवरी 2024 को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकी के लिए पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह के दौरान दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पुरस्कार को प्रदान किए गए।
इसी के साथ भारत ने 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। जैसे कि आप सभी को पता है कि 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किए और इस गणतंत्र दिवस 2024 का विषय था कि भारत लोकतंत्र की जननी है और विकसित भारत है। और इस 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी को गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 2 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो स्नो लेपर्ड शुभंकर को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित मानव के मस्तिष्क से पहली बार चिप प्रत्यारोपी करने वाले कंपनी न्यूरालिंक इलॉन मस्क की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का 17वां राजा नियुक्त किया गया? तो मलेशिया का नियुक्त किया गया है 17वां राजा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया को मिला है सम्मानित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को स्थान 93 पोजीशन पे मिला है। तो चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है? Who among the following had founded the Central Hindu College at Varanasi, which was later converted into Banaras Hindu University? निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया? ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या जमुना लाल बजाज के द्वारा? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।